सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, प्रैक्टिकल लाइफ में काम आने वाला। और जब हम ये चैप्टर करते हैं तो जो इसकी चार्जिंग सेक्शन है, सेक्शन 45, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। प्रॉफिट और गेन arising on transfer of capital assets affected in the previous year shall be chargeable under this head of income if it is not eligible for exemption under section 54, 54B, 54D, 54F, 54G, 54GA and 54GB। तो वो कोई भी इनकम टैक्सेबल आपकी नहीं होगी अगर उसकी एग्जम्पशन मिल रही है। लेकिन मैंने उस दिन भी बताया था आपको, आज भी बता रहा हूं कि 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, 4 इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस हैं जिसका ध्यान रखना है इस चैप्टर में। नंबर 1 है कि आपकी 4 चीजें हैं इसमें। एक होना चाहिए प्रॉफिट और गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। तो प्रॉफिट और गेन होना चाहिए, कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस कह सकते हैं हम उसे। प्रीवियस ईयर भी होना चाहिए, हमारा प्रीवियस ईयर होता है फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020। फिर कैपिटल एसेट भी होना चाहिए। कैपिटल एसेट दुनिया जहां के जितने भी एसेट हैं वो कैपिटल एसेट हैं। और अगर हम कैपिटल एसेट की बात करते हैं तो सारी कैपिटल एसेट होते हैं एक्सेप्ट द 5। स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल हेल्ड इन कनेक्शन विद बिजनेस और प्रोफेशन, ये नहीं होता। मूवेबल पर्सनल इफेक्ट्स भी कैपिटल एसेट नहीं होते, लेकिन 5 को छोड़कर ज्वेलरी, पेंटिंग्स, ड्राइंग, स्कल्पचर्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस एंड आर्ट वर्क ऑफ आर्ट, ये हमारे कैपिटल एसेट्स नहीं हो, ये कैपिटल एसेट होते हैं। बाकी जितने भी पर्सनल मूवेबल बिलोंगिंग्स है, मेरी पर्सनल कार है तो पर्सनल कार मेरी कैपिटल एसेट नहीं होएगी। मेरा पर्सनल घर है वो कैपिटल एसेट होएगा। रीजन बीइंग पर्सनल हाउस जो है वो इमूवेबल है, मूवेबल होना चाहिए, मूवेबल भी हो पर्सनल भी हो। मेरा फर्नीचर टेबल है जिसपे हम डाइनिंग टेबल कह सकते हैं, वो मैं सेल कर देता हूं तो वो पर्सनल बिलोंगिंग्स है, वो मूवेबल भी है, वो पर्सनल इफेक्ट भी है। लेकिन मेरी ज्वेलरी है, मैंने कड़ा डाला हुआ है, अंगूठी डाली हुई है, अगर वो सेल करता हूं गेन होता है तो कैपिटल गेन में आएगा, क्योंकि दैट इज ए पार्ट ऑफ ज्वेलरी। एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन रूरल एरिया, अगर रूरल एग्रीकल्चर लैंड है तो वो भी कैपिटल एसेट नहीं होगी। फिर 6.5% गोल्ड बॉन्ड्स, 7% गोल्ड बॉन्ड्स, गोल्ड डिपॉजिट स्कीम्स एंड स्पेशल बेयरर बॉन्ड्स, ये 5 तरह के एसेट्स कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर रखे गए हैं। बाकी सारे एसेट कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में रखे गए हैं। और चौथी चीज होती है ट्रांसफर होनी चाहिए। ट्रांसफर मीन सेल, एक्सचेंज, रिलिंग्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट, compulsory acquisition of land and building by the government, conversion of capital asset into stock in trade, deemed transfer, ये सारी ट्रांसफर होनी मानी गई हैं। कुछ ट्रांजैक्शंस नहीं मानी गई, वो मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा। और कैपिटल एसेट 2 तरह के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स और दूसरे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। शेयर्स, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जीरो कूपन बॉन्ड्स, units of specified mutual funds, units of UTI held by the SSC up to a period of 12 months। अगर 12 महीने के अंदर अंदर ये वाले एसेट जिनके मैंने नाम लिए ये हम सेल कर देते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। और अगर मैं 12 मंथ्स के बाद बेचता हूं उन्हें तो दे विल बी रिगार्डेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जीरो कूपन बॉन्ड्स, स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स, अगर विद इन ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स बेच दिए हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होते हैं। और अगर 12 मंथ्स के बियॉन्ड बेचे जाएंगे तो दे विल बी रिगार्डेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। फिर अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, देन
लैंड और बिल्डिंग और बोथ विद इन अ पीरियड ऑफ 24 मंथ्स। अगर वो 24 मंथ्स तक रखे हैं, 24 मंथ्स के बीच में सेल कर देते हैं, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट ये चार हैं: इक्विटी, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर, अनलिस्टेड प्रेफरेंस शेयर्स, इमूवेबल लैंड, इमूवेबल बिल्डिंग और बोथ। ये विद इन ए पीरियड ऑफ 24 मंथ्स अगर ट्रांसफर हो जाते हैं तो शॉर्ट टर्म, और अगर बियॉन्ड 24 मंथ्स है तो फिर ये लॉन्ग टर्म। इसके अलावा जितने भी एसेट है दुनिया जहां के, सबके लिए 36 मंथ्स की लिमिटेशंस हैं, 36 मंथ्स की गोल्डन लाइनिंग है। सारे एसेट अगर 36 मंथ्स के अंदर अंदर ट्रांसफर कर दिए तो शॉर्ट टर्म, और अगर 36 मंथ्स के बियॉन्ड ट्रांसफर करे तो फिर वो लॉन्ग टर्म। एक एसेट को छोड़कर, एक एसेट कभी लॉन्ग टर्म नहीं बनता, वो है डेप्रिशिएबल एसेट, जिसके ऊपर रिटर्न डाउन वैल्यू गिवन है, जिसकी ये बस ध्यान रखना है, जिस किसी भी एसेट की WDV गिवन है, दैट ऑलवेज रिमेन्स एज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, वो कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं बनता। लॉन्ग टर्म एसेट होता ही नहीं, जितना मर्जी टाइम पीरियड हो जाए, 10 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, 40 साल हो जाए, डेप्रिशिएबल एसेट जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू गिवन है, बस यही पहचान है, जिसकी WDV गिवन है, दैट इज शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड जो आपकी स्क्रीन पर है, इसी से ही सारा काम चलना है बेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड दिस इज। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हमारे बनते कैसे हैं, दिस इज ऑल अबाउट दिस स्लाइड्स। इसी स्लाइड से हमें पता लगता है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कैसे बनाने हैं। और इसके बाद हमने सीखा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे निकालना है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालने के लिए फॉर्मूला लगाया, सेल प्राइस माइनस इंडेक्स माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था जितने की खरीदी थी, हमने जमीन खरीदी, पेमेंट करी, हमने ब्रोकरेज भी पे करी, हमने रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्री के पैसे भी खर्च करे, ऑल इज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। फिर उसमें इंप्रूवमेंट करी, जमीन खरीद कर हमने उसके ऊपर बिल्डिंग बना दी, तो वैल्यू एडिशन होगी, इंप्रूवमेंट हो गई। हमने सोना खरीदा, ज्वेलरी खरीदी, उसकी वैल्यू बढ़ा दी और उसमें जोड़ लिया, इंप्रूवमेंट होगी। सेम ऑर्नामेंट में, डिफरेंट में जोड़ोगे तो डिफरेंट आएगा। देन माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस कर देते हैं, तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉस आ जाएगा। पॉजिटिव आएगा तो गेन। अगर डेप्रिशिएबल एसेट है, मैंने अभी आपको बताया कि डेप्रिशिएबल एसेट हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होता है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है डेप्रिशिएबल एसेट, तो उसकी वैल्यूएशन कैसे करेंगे, सेल प्राइस माइनस रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस। अगर ये पॉजिटिव आएगा तो इसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर ये नेगेटिव आएगा तो फिर हम इसे कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। इसी तरह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालना है, लेकिन एसेट पहले डिफाइन करना है एसेट को कि शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। सेल प्राइस माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस। अभी हम सीखेंगे कि इंडेक्सिंग करते कैसे हैं बेटा। पहले हम यहाँ तक की बात करते हैं, कर ली है। अब मैं आपको इंडेक्सिंग का टेबल सिखाऊंगा कि हाउ इंडेक्सिंग इज डन, और वो इंडेक्सिंग आप सीख जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इंडेक्सिंग कैसे की जाती है, और उसके बाद हम उसकी बात करेंगे, अगला टॉपिक करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज हाउ टू कंप्यूट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। पहले हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालना सीखा, अब हम सीख रहे हैं हाउ टू कंप्यूट दी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालने के लिए पहले फॉर्मूला बताता हूं। सेल प्राइस लिखा हमने, सेल प्राइस में से लेस करना है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लेस
indexed cost of acquisition. What is indexed cost of acquisition? वो समझते हैं बेटा. इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वैसे तो टोटल 4 तरीके से निकलती है बेटा, टोटल 4 वेज है, लेकिन अभी हम 2 सीखेंगे फॉर द टाइम बिंग, उसके बाद फिर 2 फिर सीखेंगे. अभी 2 सिखाऊंगा. फर्स्ट मेथड जो है, फर्स्ट इसका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने का. इफ एसेट्स वर रिक्वायर्ड, बिफोर 1st April 2001. जैसे बेटा इंडेक्स नंबर आपने करा होगा सबने, तो इंडेक्स नंबर में हम ऐसे करा करते थे, बेस ईयर लिया करते थे. तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेस ईयर, पहले जो बेस ईयर था बेटा हमारा वो 1981 था. तो पुरानी बुक्स अगर होंगी तो उसमें 1981 होएगा, लेकिन अब हमें जो बेस ईयर मिला है वो 2001 से मिला है. तो 2001 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितने का खरीदा था, और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1st April 2001, whichever is हायर लेके बेटा मुझे बेनिफिट होता है एज एसएससी, तो मैं हायर लूंगा. मल्टीप्लाइड बाय सीआईआई वैल्यू ऑफ ईयर ऑफ सेल. और बेटा ये सीआईआई वैल्यू होती है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स. मैं नीचे फॉर्मूला पूरा लिख दूंगा, अभी मैं प्रैक्टिकल कराने के लिए आपको बताता हूं. इंटू 289, हमारे ईयर की वैल्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिक्स करी है 289 है, डिवाइडेड बाय 100. बेस ईयर माना बेटा हमने 2001 को. 2001 को जब चीज 100 रुपीज की पड़ती थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि वो प्राइस इंडेक्सिंग हो गई है, इन्फ्लेशन हो गया है, दैट थिंग विल कॉस्ट राइट नाउ ऑफ ₹289 इन द प्रीवियस ईयर 1920. ये फिक्स्ड वैल्यूज है, यही रहेंगी. सीआईआई वैसे फॉर्मूला बता देता हूं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1st April 2001 विच एवर इज हायर, दोनों में से हायर वैल्यू निकाल लेनी है, इनटू 289. दिस इज सीआईआई वैल्यू ऑफ ईयर ऑफ सेल. अपना ईयर ऑफ सेल 1920 होएगा, तो ये 1920 की वैल्यू है. अगर आपको वैल्यूज देखनी है तो मैं आपको वैल्यूज शो कर रहा हूं कि कैसे ये इन्फ्लेशन इंडेक्स टेबल चलता है. आई एम शोइंग यू दीज वैल्यूज राइट नाउ. दिस इज द वैल्यू जो इन्फ्लेशन इंडेक्स है. 2001-2 में चीज 100 रुपीज की थी, 2002-3 में वो 105 की होगी, 109 की होगी. दिस टेबल इज गिवन इन द बुक्स. अगर आप नेट पे भी सर्च करेंगे सीआईआई वैल्यू, सीआईआई स्टैंड्स फॉर कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये टेबल है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवरी ईयर इन्फ्लेशन की वैल्यूज निकालती है और उसके बेसिस पर ये सीआईआई वैल्यू सेट की जाती है. तो 1920 की जो वैल्यू है वो 289 है और 2001-2 की वैल्यू 100 थी. तो ये हमारी पहले की बात है, ये यही रहेगी. मैं फॉर्मूला भी भेजूंगा आपको अलग से, लेकिन फिलहाल प्रैक्टिकल करने के लिए वी नीड दीज थिंग्स. तो ये बेटा हमने कर लिया. इसके बाद नेक्स्ट आ गया सेकंड, इफ एसेट्स वर रिक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 1st April 2002, सॉरी 2001. तो 1st April 2001 से पहले है तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा, 1st April 2001 के बाद है तो बेटा ये वाला फॉर्मूला लगेगा. फॉर्मूला यही है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितने की मैंने एसेट एक्वायर करी थी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंटू CII वैल्यू ऑफ ईयर ऑफ सेल 289 ही रहेगा, ये फिक्स्ड है, डिवाइडेड बाय CII वैल्यू ऑफ ईयर ऑफ परचेज, CII वैल्यू ऑफ ईयर ऑफ एक्विजिशन, जिस ईयर में आपने खरीदी है उस ईयर की वैल्यू, जिस ईयर में आपने एसेट खरीदा है उस ईयर की वैल्यू ले लेनी है जी हमने। तो ईयर ऑफ एक्विजिशन ले लेना है, और वो 2001 के बाद कोई भी ईयर है, तो आपको मैंने बताया है कोई भी ईयर हो अगर उसके बाद, तो जो भी ईयर होएगा उसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होएगी, आपने याद नहीं करनी। रेडी रेफरेंस के लिए मैंने आपको ये टेबल बना के दिया है, आप इसको ये देख सकते हैं जब भी चाहिए हो, तो ये रेडी रेफरेंस है हमारा, आप इसको देख सकते हैं। अब इसके बाद एक और चीज हमें चाहिए, दैट इज इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ये दो चीजें अगर हमारी निकल आएंगी तो फिर हमारा ये निकल आएगा जी। इसमें से लेस कर देंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट ये भी ऐसे ही निकालना है जैसे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाला था, वैसे ही इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट निकालेंगे, तो सेम होएगा इसका भी सिस्टम। अगर एसेट्स वर एक्वायर्ड, इफ एसेट्स वर improved, acquired नहीं है, if improvement were made, if improvements were made before 1st April 2001, तो बेटा अगर इससे पहले की इंप्रूवमेंट है तो हम इग्नोर करेंगे, इग्नोर देम, इंप्रूवमेंट मेड बिफोर 1st April 2001 टू बी इग्नोर्ड ऑल टुगेदर। और अगर इसके बाद की इंप्रूवमेंट है तो फिर हम इसको कंसीडर करेंगे improvements made after, on or after, if improvements were made on or after 1st April 2001। तो सेम ट्रीटमेंट जो हमने उसकी करी, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इंटू 289 अपॉन CI वैल्यू ऑफ ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट, जिस ईयर में इम्प्रूवमेंट करी है उस ईयर की वैल्यू ले लेनी है। तो अगर 2005-06 में करी है तो 5-6 की वैल्यू ले लेंगे, अगर 1-2 में करी है तो 1-2 की वैल्यू ले लेंगे, 2-3 में करी है तो 105 है, 3-4 में करी है तो 109 है। वो टेबल से देखना है, हमने अपना कोई दिमाग नहीं लगाना, हमने तो जो दिमाग लगाना था फॉर्मूला लगा के लगा दिया है। नाउ नेक्स्ट जो हमने चीज माइनस करनी है वो है लेस सेलिंग एक्सपेंसेस। अगर सेलिंग एक्सपेंसेस हुए हैं कुछ तो ये हमारे इधर आ जाएंगे, तो सेलिंग एक्सपेंसेस लेस करके आई विल लीड टू LTCG। पॉजिटिव आएगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और बाय चांस अगर नेगेटिव आ जाए तो LTCL, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। पॉजिटिव आए तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, नेगेटिव आए तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। ये हमें याद करना है, इतनी चीजें मुझे याद होनी चाहिए, ये सारा प्रोविजन याद हो मुझे, ये सारे फार्मूले याद हो, प्लस मुझे ये भी पता हो कि कौन कौन से एसेट कितने टाइम पीरियड के बाद शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म होते हैं। दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, एक प्रीवियस ईयर में सेल होनी चाहिए, दूसरा वो शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म एसेट बनता है, उसके लिए टाइम पीरियड याद हो मुझे, फिर कौन से एसेट शॉर्ट कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में एक्सेप्शंस हैं वो भी मुझे ध्यान रखना है, और शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालना है, लॉन्ग टर्म है तो ये क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर है, ये दोनों करने लगे बेटा हम, और ये दोनों सीखेंगे, और ये लॉन्ग टर्म है, पहले सबसे पहले देखना है कि कैसे लॉन्ग टर्म है।
तो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मिसेस जूही कंप्यूट टैक्सेबल गेन ऑफ द फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। ये गिवन है, देखो उसने एक रेजिडेंशियल हाउस एक्वायर किया था 2001-2 में 550 का, और सेल प्रोसीड दी है 2019 में। डेट ऑफ परचेज डेट ऑफ सेल दोनों देखनी है, उसी से पता लगेगा कि लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। आई रिपीट, सेल डेट और परचेज डेट दोनों देखकर उसका डिफरेंस निकालना है। अगर 36 मंथ से ज्यादा है तो वो लॉन्ग टर्म ही है, पक्का रूल है ये। 36 मंथ्स के बाद कोई भी एसेट शॉर्ट टर्म नहीं रहता है, सिर्फ डेप्रिशिएबल एसेट एक एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो, और कोई एक्सेप्शन नहीं है। 36 मंथ्स के बाद सारे एसेट लॉन्ग टर्म हो जाते हैं। तो 2001-2 में खरीदा, 2019 में बेच दिया, तो ये तो 19 साल हो गए। 3 इयर्स का टाइम पीरियड होता है शॉर्ट टर्म के लिए। तो ये 19 साल हमारे ये बताते हैं कि ये मेरा एसेट अब लॉन्ग टर्म हो गया है। उसके आगे लिखा है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस। पहले वाला हाउस बेचकर नया हाउस कंस्ट्रक्ट कर लिया तो इसकी एग्जम्पशन मिलेगी। इसको अभी कंसीडर नहीं करेंगे, थर्ड पॉइंट को, सिर्फ पहले 2 पॉइंट्स को कंसीडर करके हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालेंगे। हमें ये पता लग गया कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। तो अगर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालने की कोशिश करेंगे इसी से। तो हम फार्मूले को कॉपी कर लेते हैं, ये आ गया। सेल प्राइस लिखते हैं जी। सेल प्राइस थी इस क्वेश्चन में, द एसेट वाज सोल्ड फॉर ₹21 लाख। सेल प्राइस आ गया 21 लाख, ये हमने लिख लिया 21 लाख सेल प्राइस, माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब देखना है एसेट 1 अप्रैल 2001 से पहले एक्वायर हुआ है, नहीं, 1-2 में एक्वायर हुआ है, मतलब आफ्टर 1 अप्रैल है, तो ये चला गया। ये फॉर्मूला भी ऊपर, इसकी हेडिंग भी लिखने की जरूरत नहीं है, हमने तो सिर्फ उसके लिए लिखी थी। अब हम ये फॉर्मूले में फिल करेंगे। CII वैल्यू, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने में खरीदा था, 550 में खरीदा था, तो 5,50,000 इंटू CII वैल्यू ऑफ ईयर ऑफ सेल 289, ये फिक्स्ड है, नीचे गिवन है। अगर आपको ना पता लग रही हो तो ये देखें, ये लाइन लिखी, द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 2001-2 एंड 1920 बोथ वैल्यूज आर गिवन टू अस। तो जिस ईयर में सेल करी है उसको ऊपर लिखते हैं एज ए न्यूमरेटर, और जिस ईयर में परचेज करी थी उसको एज ए डिनोमिनेटर। तो जिस ईयर में परचेज की उसकी वैल्यू 100। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो दिस विल बी 550,000 into 289 divided by 100. It will be 15,89,500. इम्प्रूवमेंट नहीं है। इम्प्रूवमेंट तब होती है बेटा अगर एसेट बेचने से पहले कुछ हमने उसकी वैल्यू एडिशन करी है। इस क्वेश्चन में हमने नया हाउस कंस्ट्रक्ट किया है, लेकिन वो सेल के बाद किया है। सेल के बाद किया तो एग्जम्पशन मिलेगी, सेल से पहले करता इम्प्रूवमेंट तो वो लेस होएगी। तो इसमें है नहीं, नो इम्प्रूवमेंट, वैल्यूज नहीं लिखेंगे, नील। सेलिंग एक्सपेंसेस भी नहीं है, नो सेलिंग एक्सपेंसेस नील। तो ये हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा, और जो वैल्यू आएगी दैट इज रिगार्डेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसके नीचे एग्जम्पशन मिलेगी, लेकिन अभी हम वो नहीं सीख रहे, अभी हम सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालना ही सीखेंगे। इतना ही हमारा आज का टारगेटेड वर्क है कि हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालना सीख ले। यही मुश्किल है थोड़ा सा। ये 9B था जो हमने अभी क्वेश्चन किया, अब 9C करने लगे हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को 9C को पढ़े तो उसने क्या किया है, एक एग्रीकल्चर लैंड बेचकर उसने दूसरी पीस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड भी खरीद लिया और रेजिडेंशियल हाउस भी खरीद लिया। एग्रीकल्चर लैंड बेचकर आपने रेजिडेंशियल हाउस खरीदा, एग्जम्पशन मिलेगी।
एग्रीकल्चर लैंड बेचकर फिर एग्रीकल्चर लैंड खरीदते हो, 2 एग्जम्पशन मिलेंगी, दूसरी भी मिलेगी। लेकिन फिलहाल मुझे ये देखना है कि उसने एग्रीकल्चर लैंड आगरा सिटी में खरीदी थी फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंगली 2002-3 में, और यही उसने बेच दी ऑन 10th अगस्त 2019। यस, हमारे प्रीवियस ईयर में बेची, 36 मंथ्स के बाद बेची। यस, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये मेरा बिल्कुल ठीक है प्रोविजंस। ये जो हमने कैलकुलेट करना है, अब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का ही फॉर्मूला लगेगा। तो हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालने की कोशिश करने लगे हैं, सिर्फ वैल्यूज बदलेंगी, फॉर्मूले सेम रहेंगे। तो सेल प्राइस, हमारा सेल प्राइस है 7 लाख। हमने जो जमीन बेची है, लैंड बेची है, वो 7 लाख की बेच दी है। खरीदी हमने 160 की थी, ऊपर 289 ही रहेगा, ऊपर में चेंज नहीं है। मैंने पहले ही बताया कि 289 इज फिक्स्ड, अपने प्रीवियस ईयर की वैल्यू। हमारे से पीछे वाले ईयर में बेची होती तो 281 थी, वो फिक्स थी, हमारी 289 है। अपॉन जिस ईयर में खरीदी थी, तो खरीदी हमने 23 में है, और मुझे बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी ये याद है 105 है, इसका देखने की जरूरत नहीं है। 105 वैल्यू होगी 2023 की, तो वो लिख लेनी है, और इसको हमने अब फॉर्मूला लगा देना है, कैलकुलेट कर लेना है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब हम करेंगे 1,60,000 into 289 divided by 105. This is 4,40,381 approximately. इसमें से ये माइनस कर देंगे, 7 लाख से माइनस कर देंगे, ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी दैट विल बी 2,59,619। दिस इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और जो आगे लिखा है थर्ड और फोर्थ पॉइंट, दैट इज नीड नॉट टू बी कंसीडर्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इसको आगे कंसीडर करेंगे बेटा, और आगे चलकर इसकी एग्जाम्पशन सीखेंगे। बट अभी हम आगे चलेंगे, अभी हमारे पास इसके लिए और क्वेश्चन करते हैं जी हम। तो एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें ये समझ आ जाए और अच्छे से। एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 10 आ गया जी। 10A करेंगे। मिस्टर रामा कृष्णा राजू owned one residential house which he sold for rupees 11,80,000. तो सेल प्राइस इज वेरी क्लियर, 11,80,000। मुझे पता है ये लॉन्ग टर्म है, इसलिए डायरेक्ट लगा दिया। इन अक्टूबर 2019 विच वॉज एक्चुअली परचेज फॉर रुपीज 3 लाख इन 2-3। तो हमने ये 3 लाख का खरीदा था, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाली 3 लाख इंटू CI वैल्यू ऑफ ईयर ऑफ सेल 289 अपॉन CI वैल्यू ऑफ ईयर ऑफ परचेज दैट इज 2-3 की वैल्यू है 105। ये हम वैल्यू निकाल लेते हैं। दिस वैल्यू विल बी 3 लाख इंटू 289 divided by 105. It will be 8,25,714. इसके बाद he spent rupees 1 lakh for the construction of another room in 2006-7. अब ये इम्प्रूवमेंट आ गई, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट आफ्टर 2001 है, तो हम इसे कंसिडरेशन में लेते हैं। इफ इम्प्रूवमेंट्स वर मेड आफ्टर, तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। अगर ये इम्प्रूवमेंट वैल्यू ना गिवन होती तो हम कंसीडर नहीं करते, लेकिन 2006-7 में है तो वैल्यू कंसीडर होएगी। इसका फॉर्मूला लगेगा, बकायदा फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो ये फॉर्मूला लगेगा, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 1 लाख का हमने कमरा बना दिया, रूम बनाया है, एडिशनल फ्लोर बनाई है, कुछ भी कराओ, इंटू 289 अपॉन द CI वैल्यू ऑफ ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो 6-7 में इम्प्रूवमेंट करी, 6-7 की वैल्यू 122। और सेलिंग एक्सपेंसेस आर आल्सो गिवन इन दिस क्वेश्चन। तो जो सेलिंग एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस इनकर्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ सेल डीड इज 10,000, वो भी माइनस कर देते हैं, और ये वैल्यू भी निकाल लेते हैं।
ये आ गया 2,36,885। तो ये बेटा हम माइनस कर लेते हैं, तो ये हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। और कोई ऐसी वो नहीं है कि हमेशा आपका ठीक आएगा ये। देखो बुक का क्वेश्चन गलत है, उसने 289/100 कर दिया है, जबकि होना चाहिए था 289/105। तो मैंने आपको कहा है कि इसके आंसर पे भरोसा नहीं करना, क्योंकि एवरी ईयर दीज वैल्यू कीप ऑन चेंजिंग। इसकी वैल्यूज नहीं माननी है, दीज में बी मिसलीडिंग। तो आपको अपना ही आंसर निकालना है। अगर दिक्कत हो यू कैन आस्क मी। 1,07,401। तो ये हमारी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगी, और यही यही हमारा ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालना हमें आ गया है। अब मैं चाहता हूं कि एक और क्वेश्चन किया जाए जिसमें ज्यादा सारे हमें वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 14 में सबसे पहले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ गई तो मेरे दिमाग में एकदम आना चाहिए, ये 12 मंथ्स तक शॉर्ट टर्म होती हैं, 12 मंथ्स के बाद दिस बिकम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो देखो डेट ऑफ परचेज है 1 अक्टूबर 18, डेट ऑफ सेल है 30 जून 2019। तो विद इन ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स उसने सेल कर दी। अगर विद इन ए पीरियड ऑफ 12 मंथ सेल कर दी तो फिर ये तो बड़ा ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का फॉर्मूला लगाएंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में इंडेक्सिंग नहीं करते, सिंपल सेल प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। इंडेक्सिंग होएगी ही नहीं, तो इंडेक्सिंग होएगी ही नहीं, इसकी वैल्यू नहीं लेंगे। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं होता, उसकी जगह कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हो जाता है, तो इसका भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है हमें। ये भी चला गया। सेलिंग एक्सपेंसेस रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं सेलिंग एक्सपेंसेस में हमें। और शॉर्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जगह शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस आएगा। पॉजिटिव आएगा तो गेन है, नेगेटिव आएगा तो लॉस है। लॉन्ग टर्म की जगह शॉर्ट टर्म। अब हम देखने लगे हैं सेल प्राइस। सेल प्राइस 15,000, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस 10,000, इंप्रूवमेंट है नहीं, नील। सेलिंग एक्सपेंसेस 200 गिवन है, तो पॉजिटिव आ गया 4,800। दिस इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, दिस इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब आ गया फर्नीचर। फर्नीचर 2003 में खरीदा था, 2020 में बेचा, लॉन्ग टर्म बनता है वैसे तो, बट प्रॉब्लम इज दिस कि इसका रिटर्न डाउन वैल्यू गिवन है, और जब किसी भी एसेट की रिटर्न डाउन वैल्यू गिवन हो वो कभी लॉन्ग टर्म नहीं बनता, दैट ऑलवेज रिमेन्स एज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। तो अगर ये शॉर्ट टर्म है तो डेप्रिशिएबल एसेट वाला भी हमने फॉर्मूला सीखा है, हम वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे अब इसके साथ। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालने के लिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस निकालने के लिए हम फॉर्मूला शॉर्ट टर्म वाला लगाएंगे। इसको यही ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। सेल प्राइस है 3,000, डेप्रिशिएबल एसेट के लिए 3,000 माइनस रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द ब्लॉक या एसेट, WDV ऑफ द एसेट, वो गिवन है ऑन 1 अप्रैल 19। ऑन 1 अप्रैल, बुक में गलत है अभी भी, 1 अप्रैल 19 होना चाहिए, 18 लिखा है। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है, 1 अप्रैल 19 की वैल्यू लेनी है। नो डाउट वैल्यू ठीक है उसकी 4,000, तो ये 4,000 डिडक्ट कर देंगे। और ये सेलिंग एक्सपेंसेस रहेगा, ये इंप्रूवमेंट नहीं रहेगी, इसमें इंप्रूवमेंट नहीं होती, तो ये नेगेटिव आ गया 1,000, है नहीं, सेलिंग एक्सपेंसेस गिवन नहीं है, और ये वैल्यू नेगेटिव आ गई, नेगेटिव आ गई तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस।
ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आ गया, दोनों शॉर्ट टर्म निकाल लिए। इसके बाद आ जाती है हमारे पास लैंड है। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड गिवन है ऑन 1 अप्रैल 2001 इज 60,000, और ये लैंड हमने खरीदी थी 92 में, सेल आउट करी 6 जनवरी 2020 को 1,70,000 पे, सेलिंग एक्सपेंसेस 1,000। तो ये लॉन्ग टर्म होगी, और कोई भी एसेट लॉन्ग टर्म है, कोई भी एसेट हमारा लॉन्ग टर्म है तो हम उसको लॉन्ग टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इंडेक्सिंग करेंगे बकायदा। और जब हम उसकी इंडेक्सिंग करेंगे तो इंडेक्सिंग करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कब खरीदा था एसेट, 81 से 2001 से पहले खरीदा है कि 2001 के बाद खरीदा है। तो ये जो लैंड है ये 2001 से पहले खरीदी है। तो इफ एसेट्स वर एक्वायर्ड बिफोर 2001, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में पिछले वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला जो हमने बाद वाला लगाया था अभी वो नहीं लगेगा इसमें। तो सेल प्राइस 1,70,000 थी आई थिंक, सेलिंग एक्सपेंसेस भी गिवन है 1,000, सेलिंग एक्सपेंसेस इज 1,000। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम निकालने लगे हैं, कितने में कब खरीदी थी, खरीदी तो हमने 92 में है, तो रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 18 4,000 है, और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 इज 60,000 है, और खरीदी 12,000 की थी। और मैंने आपको बताया है इसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 12,000 और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 60,000, विच एवर इज हायर, हायर वैल्यू लेनी है, विच एवर इज हायर, जो इन दोनों में से हायर वैल्यू होगी दैट इज 60,000, दोनों में से हायर वैल्यू निकाल ली 60,000 इंटू 289 अपॉन 100, ये हमने कर देना है। इम्प्रूवमेंट्स वर नोट देयर, ये हटा देनी है, और बाकी हमारा क्वेश्चन हो गया है। तो ये हमारे पास आ गया 60,000 इंटू 289 अपॉन 100, 1,73,400, 1,73,400। ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है 4,400, तो नेगेटिव आ रही है तो 4,400 लॉस है हमारे पास, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 4,400। और एक डाउट आया किसी बच्चे का कि फर्नीचर पर्सनल इफेक्ट्स में क्यों नहीं आया। बेटा मैंने एग्जांपल के लिए कहा था कि फर्नीचर है,